चलिए, तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ओवरऑल बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिजिक्स के उसमें देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लगभग 5 to 6 मार्क्स के आराम से इलेक्ट्रिसिटी का आता है। तो हम क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जनरली असर्शन रीजंस के फॉर्म में स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बनती हैं। हम एक एक प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चार्जिंग की मेथड्स क्या होती हैं, ये उतना काम का टॉपिक नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत काम का टॉपिक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, बहुत काम का टॉपिक है। करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज वर्सेस पैरेलल। अगर हम ओवरऑल टॉपिक्स की बात करें तो कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको मार्क कर देता हूं कि इन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स? सबसे पहले तो अगर बात करें तो चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना काम का नहीं है। पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, और उसके बाद इसके सर्किट एंड कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट उतना काम का नहीं है, लेकिन इस पे अमीटर और वोल्टमीटर की कहानी को हम डिस्कस जरूर करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी में आ जाएगा सीरीज वर्सेस पैरेलल। ये हमारे पूरे ओवरऑल जो होंगे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से एंड तक चीजों को आप देखते रहें, समझते रहें, और जहां आपको लगता है कि कोई काम की चीज है, कोई नई चीज है, पेन पेन से लेके बैठो, नोट करते जाएं, टिक करते जाएं कि हमें ये नया कुछ मिला है। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चार्ज जो है एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जो कि फील करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शायद जब मैंने यहाँ पे रेगुलर क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कुछ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की कहानी, कि जब हम एक चीज को रब करते हैं, समझ लीजिएगा भाई, अगर मेरे पास कोई एक सपोज ग्लास रॉड कह लो या बोनाइट रॉड कह लो, प्लास्टिक रॉड कह लो, मैंने इसको किसी सिल्क के साथ, ग्लास को किसके साथ, सिल्क के साथ जब रब किया, तो रब करने से हुआ ये होगा कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकले होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जाके कहां जुड़ गए होंगे, उसके पास। तो जहां जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो वो बॉडी हो जाती है चार्ज्ड। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़े ध्यान से समझना है, ये क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स, जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स फील होने लगता है, ठीक है ना। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सॉस्ट, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कौन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम चार्ज कहते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं। मान लो मेरी बॉडी है, मुझसे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मेरे ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, इलेक्ट्रॉन निकल गए जाके, मैंने ध्यान करो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज की भी बात करी थी कि कोई भी चीज होती है वो एटम से मिलके बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव होता है ना ही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ज्यादा कौन बचेगा, पॉजिटिव। कौन से चार्ज बचेंगे, पॉजिटिव, जिसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डिफिशियंसी होती, कम होते हैं, तो उस पर क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। बहुत काम का टॉपिक, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, जो लोग हमें ऑनलाइन देखेंगे वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इंपॉर्टेंट नोट बनाते जाएं, ताकि चीजें क्लियर होती जाएं आपको, है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा चार्ज की, यही अभी काम का टॉपिक।
एग्जाम में आता है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इट्स कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। और इट इज डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को हमें कैसे पता चलेगा, किससे मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, ये कुछ कहानी आप लोगों ने शायद करके देखी होंगी जरूर। जैसे अगर हम किसी कपड़े को किसी रब करते हैं फर्श से, तो उस पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें अट्रैक्शन होता है। मतलब जैसे इरेजर, पेंसिल, शार्पनर से भी आपने करके देखा जनरली, है ना, इस जैसे इस तरीके से पेन को रब करते हैं, स्केल से जरूर करके देखा होगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दी, ये किस वजह से होता है, चार्ज। क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ते हैं उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चार्ज को पता करते, मेजर नहीं करते, चार्ज की डिटेक्शन की चार्ज है कि नहीं। ये अभी कहानी नहीं है उतना काम की, है ना। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। समझ लीजिएगा, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ये है कि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, जैसे यहाँ पे एक पेन आप देख रहे हैं, मेरे पास एक पेन है और ये सपोज हमारे पास एक फर है ना, सिल्क। इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो रब करने के पहले जितने चार्जेस थे उतने ही रब करने के बाद, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0। जब हम रब करेंगे तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। मींस चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, कंजर्व। चार्ज कैसा होता है बेटा, कंजर्व, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये काम हुआ। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं प्लस और प्लस की, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन। माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, एग्जैक्टली। तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक मतलब एक जैसे, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, चार्ज को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में दो तीन चीजें हैं, किसी के पास चार्ज है 10 कूलम, किसी के पास 15 कूलम, किसी का 20 कूलम, तो हम चार्ज को जोड़ सकते हैं। एडिटिव नेचर होता है, चार्ज को जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, एडिटिव नेचर का होता है। और एक और चीज जो शायद हमने रेगुलर क्लास में भी डिस्कशन मैंने कराई थी, कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम मानते हैं ई, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, और एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू Q इज इक्वल टू, टोटल चार्ज अगर निकालना है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे n, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, है ना, n को हम इंटीजर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके एलिमेंट्री चार्ज के टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन किसी के पास गए, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 माइनस 19। तो 20 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 20 इंटू हो जाएगा जितने, तो वो टोटल चार्ज होता है वो n टाइम होता है। n मतलब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यस और नो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो मेथड ऑफ चार्जिंग, ये हमारा कोई काम का टॉपिक नहीं है, इसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन जो है वो यहां से कहानी शुरू होगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी किस पे बेस्ड है, चार्जेस किस पे बेस्ड है। तो चार्ज को तो पढ़ना जरूरी था। अब चार्ज के बारे में हमने क्या क्या 2-3-4 बातें समझी।
सबसे पहले तो चार्ज क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है ना, जो कि किससे आता है, या तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, उसमें वो चार्जेस आते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस में रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। ये बात हमने, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अच्छा, एक बात और याद रखो, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18। एक बात हमने शायद वहां मेंशन नहीं करी है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं वो लिख लें इसको, कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18, माइनस नहीं होता भाई, प्लस होता है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं एक कूलम चार्ज में। कहानी कहां पे आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू मैनी अदर फॉर्म, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना याद रखना है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड वर्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहां पे कह सकते हैं, इट इज अ बेसिकली कैन बी डिफाइन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी के लायक। भाई बहुत सारी आप चीजें सामने देख पा रहे हैं कि सारा कुछ कहानी पूरा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओवन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चल नहीं सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, बल्ब। भाई थॉमस एडिशन नाम के व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिशन के बारे में कहानी पता है, पता है कि नहीं पता। भाई इस बंदे ने बल्ब की जब खोज हो रही थी, बल्ब का जब आविष्कार किया जा रहा था, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। एक एलिमेंट फेल, दूसरा एलिमेंट फेल, तीसरा एलिमेंट यूज करा, फेल, नहीं बल्ब बना, है ना। तो कई सारे लोग कह रहे यार क्या कर रहे हो भाई, नहीं हो रहा तो मत करो, छोड़ दो। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हो रहा, मैं सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं, कि अगर ये एलिमेंट से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, मतलब अगर ये इससे हम सक्सेसफुल नहीं हुए, इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं है, मैं इससे कभी बल्ब नहीं बन सकता। मतलब हम और दूसरे के लिए ट्राई करेंगे, नए एलिमेंट की हम खोज करेंगे, नए एलिमेंट यूज करेंगे, उससे तो बल्ब जरूर बने। तो ऐसे कर कहां नहीं है भाई। बात यही है कि आपको हमेशा चीजों को ये समझना है, एक बार अपन क्वेश्चन नहीं बनता तो हम क्या करते, छोड़ देते हैं। दूसरी बार क्वेश्चन नहीं बनता, हम क्या करते, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यार एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, एक टाइम आएगा कि जब वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लैंप, फ्लैश लाइट, ये सारे कुछ आप देख रहे हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो किस पे बेस्ड हैं, है ना। बगैर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो या बगैर करंट के ये कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम के नहीं है। अब कहानी आती है किसकी, करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किससे डिनोट करते हैं, आई से। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, और Q को लिख सकते हैं हम एनी। Q को क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम एनी अपॉन टी भी बोल सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला याद रखना है कि I जो होता है वो क्या होता है, Q। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं ना। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसके, एम्पियर, या इसी को Q अपॉन टी है भाई। Q को हम कूलम बोलते हैं, T को सेकंड बोल देते हैं। अरे बोलते कि नहीं बोलते, तो इसको कूलम पर सेकंड्स भी बोल सकते हैं भाई। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या होती, कूलम, टी की क्या होती, सेकंड। कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं ना, और कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर, हाँ या ना। इट इज मेजर्ड बेसिकली, अगर हम देखें इट इज अ
मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। इसको किससे मेजर किया जाता है? कोई आपसे बोले, अब यहां देखो दो तीन बातें हमने सीख ली। पहली बात, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर देखा जाए तो इसको किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से मेजर किया जाता है। और जो सबसे काम का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव में, स्पेशली अगर हम सीबीएसई की बात करें तो असर्शन रीजंस के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द डायरेक्शन इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो सर जिस, अभी तो आपने कहा था सर स्केलर क्वांटिटी, फिर भी आप कह रहे हो कि डायरेक्शन। भाई स्केलर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन लेते ही नहीं है ना, व्हाई वी आर टेकिंग डायरेक्शन? तो समझ लीजिएगा भाई, करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम को, एल्जेब्रिक लॉ को ओबे करता है, और जो एल्जेब्रिक लॉ को ओबे करता है वो स्केलर क्वांटिटीज में माना जाता है, ठीक है ना। तो किसके? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। या पुराना माना जाता था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट, उसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते थे। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आज के समय में हम क्या मानते हैं? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। इट इज अ फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। कहानी ये है कि अगर हम दो, ये देखो, जहां ज्यादा चार्ज होंगे, जहां ज्यादा चार्ज होंगे या जहां ज्यादा पोटेंशियल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ना भाई। मतलब ऐसा समझिए, एक पानी, एक दो कंटेनर है, एक कंटेनर में हम ज्यादा पानी रखे भरा है, एक कंटेनर में कम पानी रखा हुआ, और जब हम दोनों कंटेनर्स को आपस में एक पाइप के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो करंट, सॉरी, जो लिक्विड है वो कहां से फ्लो करेगा? ऐसे ही चार्जेस होते हैं, जहां ज्यादा चार्जेस होंगे वहां से क्या होता है? कम की तरफ वहां पे फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज प्लस इधर गया, इलेक्ट्रॉन अपोजिट आएगा ना, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा करंट कहां जाएगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट के बारे में कहानी समझ में आ गई। व्हाट इज करंट? SI यूनिट ऑफ करंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? क्यू की जगह एन ही ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उतना काम का नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है किसी चार्ज की तरफ, इसको थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लो एक चार्ज है, क्या है? इस चार्ज के चारों तरफ, अराउंड द चार्ज, अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, अदर चार्जेस, तो ये क्या करेगा? इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? तो जितने रीजन के अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होती है ना, एक समय के बाद वो मैग्नेट उस पर अट्रैक्शन नहीं लगाते, रिपल्शन। लेकिन अगर हम ऐसे ही चार्ज को समझ लो, एक चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होगा, स्पेस होगा, जहां तक दूसरा चार्ज लेके आएंगे उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। बाकी अदर डायरेक्शंस में नहीं लगेगा, बाकी अदर स्पेस में नहीं लगे। तो उस जितने रीजन में वो ऐसा हो जाता है, फोर्स लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है, F/Q फॉर्मूला होता है ना, इतना काम का नहीं है। जो मेन टॉपिक है वो है ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काम का टॉपिक है, समझ लीजिएगा भाई। अगर हम इसको देखें तो बड़ा ही इजी डेफिनेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से? कहीं इंफिनिटी से, कहां से? उस पॉइंट तक। किसको? चार्ज को। किसको? चार्ज लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन और चार्ज के रेशियो को क्या कहेंगे? पोटेंशियल। और ये V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? W/Q। V इज इक्वल टू क्या होता है? इसीलिए तो इसको W, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो हम इसको क्या कह देते हैं? जूल पर कूलाम या वोल्ट।
क्या बोलते हैं? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। जूल पर कूलम या वो क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट के। आई बात समझ में? जैसे यहां पे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहीं इंफिनिटी पे एक चार्ज था, इस चार्ज को हम कहां लेके आ रहे हैं? तो ये नहीं चाहेगा कि ये आए, क्योंकि ये चार्ज इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, नहीं लगा रहा होगा क्या? नहीं आने देगा ना उसको। लेकिन हम लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही वर्क डन जो इस पे हम कर रहे हैं, उस वर्क डन और उस चार्ज के रेशियो को क्या कहते हैं? हम यहां से पोटेंशियल। और अगर यही बात एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक के, देखो हम इन्फिनिटी से जब एक पॉइंट तक लाए तो हम पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट पे भी, ये पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। लेकिन अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, कहां से कहां तक? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field is known as potential difference। ये भी जनरली भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसका भी ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? जूल पर कूलाम होता है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट। क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। और it is responsible for the flow of current in the conductor। सर कैसे रिस्पॉन्सिबल है करंट की कंडक्टर को? समझ लीजिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाया था सर? कि अगर हम दो कंटेनर हैं, पानी भरा हुआ है, दोनों का पानी लेवल सेम है, दोनों में एक जैसा पानी भरा हुआ है, और उसको एक पाइप से जोड़ रहे हैं, तो क्या पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा? नहीं ना। पानी फ्लो तब करेगा जब एक का लेवल ज्यादा होगा, एक का लेवल। एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक का लेवल, एक पे चार्ज ज्यादा है, एक पे चार्ज क्या है, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। और जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा, जब तक करंट क्या होता रहेगा? जब तक करंट क्या होता रहेगा? करंट फ्लो होना मतलब किसका फ्लो होना? चार्ज का। जिसके पास ज्यादा चार्ज है वहां से कहां आएंगे? कम। करंट कहां जाएगा? अपोजिट। पॉजिटिव जहां फ्लो करेंगे करंट की डायरेक्शन वही होगी, और जहां नेगेटिव फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं बढ़िया रामायण सुन रहे हैं? पक्का ना? बहुत ध्यान से समझते हैं। मैं समझा रहा हूं सर, डोंट वरी, है ना? बिल्कुल समझा रहा हूं। ऐसे बोल दिया करो भाई, परेशान नहीं होना है ना। इतना पूछने पे तो मैं शायद कभी नहीं डांटता हूँ। डांटता हूँ क्या? कई लोग कह रहे हैं सर डांटते ही तो रहते हो आप। मैं नहीं डांटता हूं भाई, आप लोगों को लगता है ऐसा? चले समझो, एक जगह अपन ऐसा लेते, एक जगह ऐसा, हाँ या ना? एक प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक माइनस। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा होता है। किसको मेजर कर रहा होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब एक जगह पोटेंशियल ज्यादा है, एक जगह पोटेंशियल क्या है? तो जहां पोटेंशियल है ज्यादा, करंट होता है ऐसा फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन। हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो प्लस इधर से इधर गए होंगे ना, तो करंट की डायरेक्शन वही है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। और अगर ये दोनों एक जैसे ही पोटेंशियल पे हो जाए, सेम पोटेंशियल में, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? नो। अभी वही चीज तो मैं समझाई थी ना भाई, वही चीज तो मैं समझा रहा था आपको। कहां गया वो करंट? कहां डिफाइन करा था मैंने? ये रहा। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या हो गया अपना? ये दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जब हमने इनको जोड़ा आपस में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास प्लस ज्यादा थे, तो इधर से प्लस चार्ज जा रहे होंगे कहां पे? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं कन्वेंशनल करंट, है ना, तो करंट की डायरेक्शन कहां होती? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरीके से करंट फ्लो करता रहेगा। नहीं आया समझ? अरे हाँ या ना बोल दो। चलो ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन टू यूनिट चार्ज
या to move the unit charge from infinity to the point is known as electric potential at that point. What is potential difference? Work done to move a unit positive charge from an electric field or in the field, that is known as potential difference between that 2 points, and that potential difference is only responsible for flow of चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। किसमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लो ऑफ करंट। इसको मेजर कैसे करते हैं भाई? किससे मेजर करते हैं? अब हमने बात कर ली पोटेंशियल की, हमने बात कर ली करंट की, फिर एक व्यक्ति की एंट्री होती जिसका नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। इन भाई साहब ने, जॉर्ज साइमन ओम, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, समझ रहा? इन्होंने क्या किया? इन्होंने वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताया, लेकिन दिक्कत ये थी, इन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हाट, या फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, देन अप्लाइड पोटेंशियल क्या? अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, वॉट एवर, है ना? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था भाई? अरे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसने कहा ये? क्या कहा? इन दिस स्टेट द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, द अमाउंट ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड द कंडक्टर is directly proportional to the potential. If potential is directly proportional to current, a current is directly proportional to potential, and that is known as, कितने लोगों को आता है? याद रख लो भाई, स्टेट ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ ध्यान रखना। अभी हम लास्ट में इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उन पे भी डिस्कशन करेंगे, है ना? और अगर एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा देंगे। हमारे लगभग 30 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में। कितने? 30। तो हम उन क्वेश्चंस को करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? IR। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर आर डिवाइडेड इनटू ओमिक एंड नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे करें वो उनको कंडक्टर्स को क्या कहते हैं? ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको क्या कहते हैं? नॉन ओमिक। जैसे ये ओमिक है, जितना भी है करंट उतना ही भाई लीनियर ग्राफ होता है, इसको VI कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट भी उतना लीनियर। नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को ओबे, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है, कभी वोल्टेज कम हो रहा है कभी वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनमें कैसा ग्राफ बनता है? नॉन ओमिक, मतलब नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है ना? नेक्स्ट कहानी आती है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस और क्या होता है? रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो को रोके, जो करंट के फ्लो को, मतलब इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज R इज इक्वल टू V अपॉन, इसको हम रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट भी बोल सकते हैं। रेशियो ऑफ, अरे R इज इक्वल टू क्या होता भाई? मैं समझा रहा हूं, आप लोग थके से लग रहे हो। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं 6 बजे से कंटिन्यू, सुबह 6 बजे से। ये लग रहा है कि अभी ऐसा लास्ट बैच होगा? लग रहा है कि लास्ट बैच है? नहीं ना? इसके पहले 11th को भी रेगुलर 1.5 घंटे पढ़ा के आया हूँ, 12th को भी पढ़ाया है, उनका भी परसों मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम है। उसके पहले स्कूल में भी लेक्चर लेके आए, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, 11th को रिवीजन करा रहे हैं, 11th के भी एग्जाम्स आ रहे हैं फाइनल। सुबह से भी क्लास ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तुम लोग थके से लग रहा है, मैं इतना एनर्जी, तुम लोग की जितनी एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी से मैं पढ़ाऊंगा, हाँ या ना? हंस दो भाई। ऐसा कैसा हंसा? हाँ, अच्छे से हंसा करो। पुष्पेंद्र देखो कितना अच्छे हंस रहा है।
तो पूरे दांत दिख रहे हैं। कौन कोलगेट यूज करते हो कि दंत कांति? इसमें यस सर क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्या बात है यार। चलिए, हंस लिया। अब यहां से अब हंसते ही नहीं रहना। ये थोड़ा सा एक ब्रेक था, है ना, ब्रेक हो गया। इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को रोके उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और आर इज इक्वल टू क्या होता है? भी अपॉन आई। ऐसा यूनिट ऑफ जो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर या ओम। क्योंकि आर जो होता है वो होता है भी अपॉन, इसको वोल्ट कह देंगे, हाँ या ना। करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर, इसी को क्या बोलते हैं? ओम। ओम होता है ओमेगा से रिप्रेजेंट कर, ये ओमेगा सिंबल होता है, ठीक है ना? अरे हाँ या ना बोल दो। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये बात नहीं है आपके लिए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा। मतलब कंडक्ट उतना कम करेगी ना इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस जितना कम कंडक्टेंस उतना, इनवर्स हो गया ना भाई। रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती? कंडक्टेंस। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना बोल दो भाई जल्दी से। इसको पढ़ो, 1 मिनट में हम कंटिन्यू करते हैं। पढ़ लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। देखो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, ठीक है ना? करंट क्या होगा? कम। और जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, ऐसा हम याद रख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जनरली 4 फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला, लेंथ। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कंडक्टर की। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस। भाई एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है वायर जो है वो पतला है, थिन है कि थिक है। थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बिकॉज एरिया कम होगा। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? जैसे बड़ी डिवाइसेस होती हैं उसको हम उसमें थिक वायर यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें करंट ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा करंट चाहिए तो हमें लो रेजिस्टिव डिवाइस नहीं लगा सकते ना भाई। हाई रेजिस्टिव डिवाइस लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए हम वहां पे थिक वायर का यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली 2 बातें और होती हैं। टेम्परेचर, कंडक्टर में टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना, तो रेजिस्टेंस जो होगा उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। और तीसरा जो होता है लास्ट जो कह सकते हैं नेचर, मतलब नेचर ऑफ द कंडक्टर समझ रहे हो ना? एक सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है कि कॉपर है, कौन सा कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना? 4 चीजें। अब अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें 1 2 को, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, वैसे ही हमने ये ड्राइव कराया है आप लोगों को। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? L बाय ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा? रो L बाय ए।
वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रो की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, RAYL। और अगर हम बोलें कि ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो रो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल होगा। रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। तो यहां से इस फॉर्मूले से एक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो भी कहें, जैसे ये रो रेजिस्टिविटी, ये बेसिकली एक बात और समझ लो रेजिस्टिविटी के बारे में, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कि कितना रेजिस्टेंस कोई ऑफर कर सकता है उसको रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, बाय द कंडक्टर, कितना है ना। और रेजिस्टिविटी का मतलब यह है कि कोई कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है न्यूमेरिकली। रेजिस्टेंस जो होता है न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी की। बात समझ रहे हैं ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इन यूनिट क्रॉस सेक्शन। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन हम बोल सकते। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ 1 मीटर लेंथ, और एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर लेंथ और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो वो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रो इज इक्वल टू R हो गया। कहीं एल और ए दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रो, केवल और केवल मटेरियल है ना। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। किससे डिनोट करते हैं, रो से। ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, ठीक है ना, अरे हाँ या ना बोल दो। और इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और ध्यान रखना, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रो जो होता, पी नहीं है, ये रो है ना, ऐसा बनाते हैं इसको, रो। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये कुछ एलिमेंट्स आप देख सकते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी दी गई है। देखो ध्यान रखेंगे, एक बात सुन लो सभी लोग, रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी के अपोजिट होता है। जितनी हाई रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। जितनी ज्यादा, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम 1.59 इंटू 10⁻⁸ सबसे कम -8। मतलब अगर देखा जाए तो 0.000000159, 8 जीरो कम कर दो, इस तरफ माइनस शिफ्ट कर दो, नहीं समझ रहे, -8 है ना। मतलब आप सोच रहे हैं रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, सिल्वर। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब कंडक्टिविटी सबसे, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाएगा कि ना। और यहां पे अगर देखा जाए सबसे लास्ट में कौन है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक एलिमेंट होता है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, तो कंडक्टिविटी सबसे, क्वार्ट्ज सबसे कम कंडक्टर माना जाता है। हाँ कहाँ है, हाँ तो वो भी तो जनरली होता ना, स्किन। अब जनरली देखा होगा कई कई चीजें ह्यूमन स्किन की तो नहीं बनाई जाती, लेकिन एनिमल स्किन का यूज कर लगभग सेम होता है। तो वैसा इंसुलेटर लेते ना हम, जरूर किया गया होगा, एज एन इंसुलेटर काम करते हो कि वहां से करंट फ्लो नहीं कर। पूरी बॉडी कंडक्टर है, स्किन अगर अकेली हम लें तो वो एक इंसुलेटर के जैसे काम कर सकती, क्योंकि इसका देख रहे हैं ना आप, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी बहुत क्या होगा, मिनिमम होगा ना, ठीक है ना। जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिकली सेमीकंडक्टर में आते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम किस में आते हैं, मतलब इनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती, बीच में होती है ना। 12th क्लास में आप लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स का, एक यूनिट कह लो, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप सीखोगे अगर मैथ्स और साइंस धोखे से। कितने लोग मैथ साइंस लेने वाले हैं इन 11th क्लास,
मैथ साइंस के अलावा कितने लोग हैं जिनको नहीं चाहिए मैथ्स? कौन पढ़ रहा? 2 लोग हैं। अभी आप लोगों ने सुना हो हमारे सागर से ही यूपी एमपीपीएससी का रिजल्ट आया है, 3rd रैंक। एमपीपीएससी में 3rd रैंक, डिप्टी कलेक्टर आई थिंक सुरभि जैन करके एक बच्ची है जो आज इंटरव्यू भी आया उसका। तो शी गॉट 3rd रैंक इन एमपीपीएससी एंड शी इज फ्रॉम मैथ्स एंड शी इज डन कंप्यूटर साइंस बीटेक फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस। तो मैथ से भी कलेक्टर बन सकते। कई लोगों का वहम होता है कि हम आर्ट्स ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज ले लेंगे और फिर कलेक्टरी की तैयारी करेंगे। अभी ऐसा बिफोर 2-3 साल पहले भी ऐसा, अरे सुन लो भाई, यूपीएससी में टॉप 5 में 3 लोग इंजीनियर्स थे। टॉप 3 कैंडिडेट्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन यूपीएससी एग्जाम्स, कलेक्टर पोस्ट, है ना। कुछ नहीं करो। अच्छा ये भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स लिया, सुन लीजिए, अगर आपने मैथ्स लिया, कई लोग सोच रहे होंगे यार मैथ्स लेंगे तो अच्छा है, पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, बट ये है कि आपने मैथ्स ले लिया तो आपके लिए मैथ्स का तो पूरे सुना करो जब कुछ बोलते हैं, तो मैथ्स के तो जितनी फील्ड्स हैं वो खुलेंगी। कभी आप भविष्य में सोचना चाहो यार आर्ट्स की से कुछ करना है, यू कैन, कॉमर्स से कुछ करना है, यू कैन, मतलब, लेकिन आपने आर्ट्स ले लिया ना, तो आप कॉमर्स का कर पाओगे ना मैथ्स का ना बायो का, समझ रहे हैं ना। आप बायो के साथ एडिशनल मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ एडिशनल बायो ले लो, तो आपके लिए मैथ साइंस की दोनों फील्ड खुल गई। साथ में आर्ट्स कॉमर्स तो आप कभी भी कर ही सकते हो, है ना। मैं चाहूं अभी एमए से मुझे या किसी इकोनॉमिक्स से एमए करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज वाला है वो कभी भी बीटेक, अच्छा है ना ये चीज, है कि नहीं है। थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लो, अच्छा है। हर गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी करोगे मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है। मैथ्स खैर थोड़ा सा मेहनती काम है, बहुत प्रैक्टिस का काम है, लेकिन एक बार कर लिया तो ये मान लो कि कुछ ना कुछ कहीं पढ़ाने ही बैठ जाओगे ना तो 4-6 बच्चे तो आ ही जाएंगे, समझ रहा है। 1000 रुपए भी इन फ्यूचर अगर आप फीस चार्ज करोगे तो 5-10 हजार 1 घंटे से आप कमा सकते हो, है कि नहीं। क्या ना सर, खुद तो समझ नहीं आता, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स हो, चेंज ना हो, वेरी ना करे, फिक्स रेजिस्टेंस। और जिसको चार्ज रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। यहां आप देख सकते हैं इस टाइप की डिवाइसेस आपने देखी होंगी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस टाइप की डिवाइसेस देखी हैं क्या, ये सभी रेजिस्टेंस है बेटा, इनको हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, कार्बन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू भी होती है, पता है, इनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, लेकिन ये जो होता है इसको रिहोस्टेट बोलते हैं। आप अपनी साइंस लैब में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा ये, जहां पे इसको हम रोटेट कराते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज्ड पाथ, बहुत काम का टॉपिक है, एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप डिफाइन करो क्या मैंने बोला। आप क्या नाम है, स्मिता, प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ हाँ बोलते जाओ, अपने मन से 10-20 डेफिनेशन बना लो। बाजू में नैन्सी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सही बोला इनने,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? Electric circuit is a closed path. खड़े हो जाओ सर. Electric circuit is a closed path in which current is flowed. The closed path in which current can flow is known as. थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ने आते हो, बातें करते रहते पूरे टाइम. Sit down. A closed path in which इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है. भाई ओपन सर्किट मतलब स्विच बंद कर दिया, कोई करंट फ्लो. लेकिन जब सर्किट जैसे ये सर्किट उल्टा बोल लिख दिया यहाँ पे, ये चालू रहेगा तो क्लोज सर्किट माना जाएगा. समझ रहे हैं ना? जब तो करंट फ्लो करेगा, ओपन करेंगे. हाँ, तो एक दो टाइप के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. ध्यान रखना, ठीक है ना? ये सिंबल बहुत काम के हैं भाई. सेल का सिंबल क्या होता है? प्लस माइनस, है ना? प्लस बड़ा बनता है, माइनस छोटा. बैटरी क्या होता है? 2 3 4 सेल मिला दो तो क्या बन जाएगा? बैटरी. वहीं पे अगर बात करें प्लग की और स्विच, ओपन प्लग की, ध्यान रखना है, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, दोनों तरफ एंड कर दो. जनरली ड्रॉ करने आते हैं एग्जाम्स में. ड्रॉ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट. या कई बार आता है सर्किट बना दिया जाएगा, विच ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंट, कौन सा सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल. ठीक है, क्लोज में आता है डॉट लग जाएगा. वायर जब ज्वाइन होता है तो यहाँ पे इस तरीके से हम दो वायर के बीच में डॉट लगा देते हैं. अथर्व सेट, यहाँ देखो भाई, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जब ज्वाइन नहीं करना है, क्रॉसिंग वायर. ये बहुत काम का इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा तो नहीं बनाना, बेसिकली मैं इसका सलाह नहीं दूंगा. ये बल्ब हार्ट जैसा बना देना, समझ रहे हैं ना? टूटा हुआ हार्ट, बीच में थोड़ा सा तोड़ देना, है ना? और रजिस्टर और रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिगजैग लाइन. अब कई बुद्धिमान व्यक्ति रेजिस्टेंस को ऐसे 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 कछु बन, यार बड़ा सिंपल है ना, ऐसे ऐसे बना दो ना. हाँ, हार्ट बीट कह सकते हैं, है ना? अब हार्ट टूट गया तो हार्ट बीट कैसे रहेंगे भाई? चलिए, अब बीच में अगर लाइन खींच देंगे तो बन जाएगा रेहोस्टेट वेरिएबल. और ये दो तो बहुत काम के भाई, एमीटर और. अब दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे. एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं अंकिता? अमीटर को सर्किट के अंदर कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में. Why we are join the ammeter in the series? Because in series combination the current is same. सीरीज में करंट क्या होता है? सेम. That's why we are join ammeter in the series combination. And why the वोल्टमीटर को कैसे जोड़ता है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? सभी पे सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. ये ध्यान रखो भाई, बहुत काम का टॉपिक होता है. बैठ जाइए. अमीटर, ये आप देख सकते हैं, अमीटर यहाँ पे सामने है ना? इट मस्ट बी कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट. सबसे पहले आके उसने यही जो बोल दिया कि ये सीरीज में ही जोड़ा जाना चाहिए. पॉजिटिव साइड ऑफ अमीटर इज मस्ट बी कनेक्टेड टू द नियरेस्ट पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को नेगेटिव से. इसके बीच का पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ते हैं? पैरेलल में. वोल्टमीटर को किससे जोड़ते हैं? ध्यान रखना, क्यों जोड़ते हैं इसका रीजन मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम. लेकिन अगर सीरीज में हम वोल्टमीटर को जोड़ देंगे तो वोल्टेज अलग अलग हो जाता है. डिफरेंट डिवाइसेस पे वोल्टेज अलग होता है, तो इसलिए हम वहां पे नहीं जोड़ते. ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस के. एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक होता है सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ लो, मैं ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाऊंगा, समझ लो यहाँ पे बड़ी आसानी से. सपोज वी हैव अ 3 resistors of resistance R1, R2. When they are connected end to end with the potential V, and that combination is known as series combination. अब समझ लो कहानी. माइनस से प्लस निकलता ना, V प्लस चार्ज जहां जाते हैं वहां से, तो करंट ये हो गया आई,
तो सभी में करंट क्या होगा, लेकिन यहां पे अलग पोटेंशियल होगा, V1 यहां पोटेंशियल होगा, V2 यहां पोटेंशियल क्या होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना भाई, किस किस में, V1 V2 V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कर लो खेल। क्या लगता है सर, तो कुछ दिखती नहीं है, सर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या ही दिक्कत होगा, बैठे ही तो हैं, बात कर लेंगे तो क्या समझ में। मैं यहाँ इतना गारंटी से बोल सकता हूँ, आप भी स्कूल में पढ़ ही रहे होगे, चीजें आप देखते ही होगे ऑनलाइन। मेरी वीडियो चला लेना और बड़ी सी किसी भी इंस्टीट्यूट की बड़ी जो पूरे इंडिया में फेमस कंटेंट कंपेयर कर लेना। हो सकता है हंसी आ रही हो, भाई साहब हंस रहे हैं, है ना, क्योंकि पढ़ाया है तो तभी तो बन रहा है ना सर। कंपेयर कर लेना, आज ही जाके कंपेयर करना, है ना। फीस नॉमिनल फीस ले रहे हैं, इतनी 10वीं जितनी आप दे रहे हो यहाँ पे, इससे 10 गुना फीस में पढ़ाते हैं लोग 10th क्लास में। 55-60 हजार, 45 हजार, 40 हजार, है ना, ये नाम पे लेके कि हम तुम्हारी फाउंडेशन तैयार करा देंगे, ये तैयार करा देंगे, वो कुछ नहीं होता। यहाँ अगर हम चिल्ला के समझा के डांट के समझा रहे हैं चीजों को, तो सिस्टमेटिक कर लो अच्छे से, एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। लग नहीं रहा होगा रिवीजन क्लास, एक एक चीज पूरी स्ट्रेटिंग से और पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा, उसके बाद भी ना कर पाओ ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। आधी सी कोचिंगों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे घर में बैठे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए डाउट के लिए भी कोई नहीं है। को बुला के बार बार मैसेज डाल के बुलाया जा रहा है कि कर लो, ध्यान देना चाहिए। क्या होता है सीरीज में, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। इसमें करंट जो होगा वो सब में सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है R1। तो जब यहां I गया तो I इंटू R1 हो जाएगा ना, I इंटू R1 हो जाएगा। दूसरे में जाएगा यही करंट I इंटू, और ये I इंटू R3, I कॉमन लेके कट जाएगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 14 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसी में कई बार पूछ लेते हैं, अब इन तीनों को जोड़ा गया है 220 वोल्ट से, किससे, तो बताओ इसमें करंट क्या होगा इन सब में, तो I इज इक्वल टू V बाय R। V क्या है 220, R क्या है 14, कट कर लो, I की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। अब इसने बोला कि अच्छा वोल्टेज बताओ 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। आप कहोगे सर V इज इक्वल टू होता है IR। अब करंट तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1, करंट कितना निकाला इसको कट करने पे जितना आया होगा, हाँ या ना, उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, R1 से, तो है ना, उसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। तो व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज ज्वाइन देन टर्मिनल बैटरी, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं, इसकी कहानी हम ज्यादा यहाँ पे नहीं समझाएंगे। सीरीज का हम वोल्टेज बता चुके हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखना सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग। अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई। कई बात है तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, कैसे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम with resistance R1, R2 and R3 and 1 voltmeter is connected with R2 बैटरी की, ऐसा कुछ दे देंगे, सर्किट बनाओ। अपने आप में 2, 2.5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, किसकी बात आती है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, सभी को करंट तो डिवाइड होता है, लेकिन जोड़ते कैसे हैं, तो एक टर्मिनल को एक पॉइंट से
दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट, और इन सबको कहां जोड़ेंगे? सेल। करंट फ्लो होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है I1, सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I इज इक्वल टू होता है V बाय आर। क्या होता है? V बाय आर होता है। यहाँ पे भी तो सभी में सेम है, सभी में वोल्टेज तो क्या है? सेम है ना भाई, है कि नहीं है? तो और लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो V बाय R1 हो जाएगा, यहाँ V बाय R2 हो जाएगा, V बाय R3 हो जाएगा। V कॉमन लेके कट जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। ये फोन क्यों आ रहा है भाई? इनका ध्यान इधर नहीं था, ये फोन में देख रहे थे। टैलेंट देख सकते हैं आप, है ना? चलो इसको ना इसमें कर देते हैं। हाँ अब तो सही रहेगा, कोई परेशान नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ या ना? अभी टाइम है, टेंशन नहीं। लोबिंग समोसा मंगवा रहे हैं ना सभी के लिए, है ना? खाना वाना जोमेटो से ऑर्डर कर। तो अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज। तो ये क्या किस तरीके से कॉम्बिनेशन काम का है? एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिकली यूजेस या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। दो तीन बातें समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मतलब जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, मान लो 3 रजिस्टर हमने जोड़े हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 से ही ज्यादा होगा। और जबकि यहां पे होता है लेस देन और इक्वल टू द लोएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम टोटल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अमाउंट ऑफ करंट, करंट इज लेस एज रेजिस्टेंस इज मोर। जितना अब वही करंट कम हो जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां पे क्या होगा? करंट इज मोर एज रेजिस्टेंस इज मोर। भाई यहां पे भी कहानी वही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। स्विचिंग ऑन ऑफ, इफ वन इज अप्लायंसेस इज स्विच्ड ऑफ, बीच का एक अप्लायंसेस खराब, तो आगे के कोई अप्लायंसेस, बाकी तो सब खत्म हो गए भाई। लेकिन इसमें ऐसा एक अप्लायंसेस अगर स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो बाकी से उसको कोई फर्क। नेक्स्ट, फेलियर, इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग मोर देन अदर अप्लायंसेस विल आल्सो बी नॉट वर्क। एक अप्लायंसेस काम करेगा तो दूसरा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ईच अप्लायंसेस रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इससे थोड़ा गड़बड़ है काम भाई, हमें किसी पे कम देना, किसी पे ज्यादा पोटेंशियल, फिर तो दिक्कत है ना। यहां लेकिन ऐसा, ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है, जिससे कि जिसको जितना रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से वो पोटेंशियल ले लेगा, उस हिसाब से अपना करंट जो है वो ड्रॉ कर लेगा। ठीक है ना? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी समझ लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। अभी तक हम पूरा ये पढ़ा चुके हैं, एक शायद टॉपिक रह गया जूल्स लॉ और पावर। हाँ, हीटिंग इफेक्ट समझ लेते हैं उसको भी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या उसके पहले पावर। हाँ, जूल्स लॉ समझ लें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हमेशा हीट के टर्म्स में होती है। किसके टर्म्स में? जो कि होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, R और T। तो इसको अगर हम देखें तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर, ये हीट एनर्जी है। अगर I की वैल्यू हम V अपॉन R रख दें, I की वैल्यू अगर हम V बाय R रख दें, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू RT।
एक आर से आर, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर टी, v स्क्वायर बाय, या हम कर सकते हैं कि v की वैल्यू आई आर, या आई की वैल्यू v अपॉन, या अभी आर रखा, आर की वैल्यू v अपॉन आई रख दो, आर की वैल्यू क्या रख दो, v अपॉन आई। तो देखो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर की जगह क्या रखा, v अपॉन आई इंटू टी, आई से आई, तो v आई टी, तीन फॉर्मूला होते हैं हीट की, जो मेन होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक और होता है पावर, पावर जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, P इज इक्वल टू, ये आता कैसे भाई, I इज इक्वल टू सब जानते हैं क्या होता है, Q बाय टी, तो W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू W बाय Q ना, नहीं पढ़े, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू, W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू वी क्यू, वी क्यू, और पावर होता है W बाय टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर ना, तो W की वैल्यू अगर हम वी क्यू बाय टी रख देंगे तो Q अपॉन टी को बोलते हैं करंट, नहीं बोलते क्या, अरे बोलते कि ना, तो V इंटू आई, तो पावर P की वैल्यू अगर कभी ड्राइव करने आ जाए तो P इज इक्वल टू वी आई, ऐसे ड्राइव कर सकते, फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट की डेफिनेशन सब जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है सर, Q अपॉन टी। अब हमने पोटेंशियल पढ़ा कि द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W बाय Q, तो यहां से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W क्या है, वर्क डन, और पावर की डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, तो पावर की जो वैल्यू है W बाय टी, और W क्या निकाल के रखे हम, V Q रख देंगे यहाँ पे, हाँ या ना, जिसमें Q बाय टी क्या है, Q बाय टी क्या है, तो P की जो वैल्यू है समझ गए क्या होता है, और अगर V की जगह पे आई आर रख दें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, V की जगह आई आर रख दें तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, और एक और होता है I की वैल्यू अगर V अपॉन आर रख दें तो P की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना, तो P के तीन फॉर्मूले। अभी मैंने मेरे स्कूल डीपीएस में मैंने जब साइंस का पेपर हुआ था तो फिजिक्स में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। कुछ नहीं पूछा मैंने, ना डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ना मैंने बोला कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने क्वेश्चन दिया था ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, वोल्टेज या पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। समझ गए होगी कौन सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर। केवल 40 बच्चों में से एक बच्चे ने किया था, 3 नंबर में आया था। डिफिकल्ट था कि क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, समझो क्या कैसा कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सर, सीबीएसई में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। अब हम चलते हैं, अगले 15 से 20 मिनट हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगले 15 मिनट किस पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे। तो अभी एनर्जी बचा के रखें। अरे भाई बैक हो जाए यार, ये भी कह रहा है कि नहीं है, बच्चों को छोड़ो, बेचारे बच्चे हमारे परेशान हो गए हैं। हाँ, बच्चे मन के सच्चे, पढ़ाएंगे तो वो पढ़ लेंगे, है ना। डिफाइन रेजिस्टिव, जल्दी जल्दी समझते जाएंगे, जो जो बन जाएगा वो हम उन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स पे हम ज्यादा डिस्कशन होगा। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, सभी जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर। आधे लोग भूल गए होंगे, भूले थे ना, भूले तो थे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे आता है व्हाट इज द पावर ऑफ टॉर्च, है ना, एट 2.5 वोल्ट एंड मिली एम्पियर। मतलब हमें दो बातें दी गई हैं, पहला किसकी वैल्यू दी गई है, भी की वैल्यू दी गई है कितना, जल्दी जल्दी, भी की वैल्यू कितना दिया है 2.5, आई की वैल्यू कितना दिया है
500 मिली एम्पियर। भाई करंट की वैल्यू कितना दिया है, मिली एम्पियर, और मिली को एम्पियर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, कि 10 से, मिली 10 होता है ना, नहीं 10 से करना पड़ेगा, 50 एम्पियर आएगा ना। अरे यार मिली को कितना कहते हैं, -3 होता है ना, हाँ 1000 से करें तो हम लोग परेशान करते, कंफ्यूज करते, 0.5 एम्पियर आएगा, कितना आएगा, तो अब करंट जो होगा, अब हमें निकालना क्या है इसमें, पावर, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना, तो 2.5 इंटू 0.5, 25 पंची 125, 0.125 वॉट, कितना वॉट होगा, 0.125, ऐसे डायरेक्ट निकालना है। अब आगे एक क्वेश्चन आया है, वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक सर्किट अप्लायंसेज इन द सर्किट, बिकॉज, समझ गए होगे, कई सारे रीजंस आप लिख सकते हो, विच हैज अ हायर रेजिस्टेंस, which has higher resistance, 50 watt bulb or 2.5 watt bulb, and how many times। भाई करंट दोनों में क्या कह रहा है, सेम है, करंट दोनों में क्या है, अब देखो P इज इक्वल टू होता है VI, हाँ है ना, कैसे करते हैं सॉल्व, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI। अब भाई इनने कहा है कि नहीं ये वाला नहीं लेंगे फॉर्मूला, I2R वाला लेंगे, बोलो क्यों सर I2R वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी की तो बात नहीं कर रहा है ना, भी की तो बात नहीं कर रहा है, फॉर्मूला में क्या लेंगे, तो अब P इसमें क्या है, 50 वॉट है, क्या है, लेकिन करंट दोनों, अभी एक पूछ रहा है विच हैज हायर रेजिस्टेंस, अब इसमें मान लेते हैं I2 होगा R1, और दूसरे में क्या है 2.5 I2R2, दोनों को डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा 500/25 इंटू R1 बाय R2, तो किसका ज्यादा है रेजिस्टेंस, ऊपर वाले का ज्यादा है ना, नीचे वाले का कम, मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, भाई जितना ज्यादा वॉट पे वो काम करेगा रेजिस्टेंस उतना, समझ गए ना कहानी, उसको कट कर देना, सॉल्व हो जाएगा, 25 से 20 बार, 20 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। What is the direction of flow of conventional current? So in the direction of positive charge. In the direction of, calculate the amount of charge flowing in the wire if it is drawn at the current 2 ampere in the 10 minutes. तो करंट I की वैल्यू 2 एम्पियर है, टाइम की वैल्यू 10 मिनट्स, को पहले सेकंड्स में चेंज कर लेंगे ना, करना सॉल्व कराऊं क्या ये, चलो, what happened to the resistance of conductor if area of cross section is double, ये बहुत काम का है भाई, रेजिस्टेंस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो करंट क्या होगा, हाफ, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा, हाँ है ना। आदित्य कह रहा है सर टाइम पास मत कराओ, घर जाने दो, कुछ पल्ले वैसे नहीं पढ़ रहा है ना, घर में सर 6 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ेगा एक बार, एक चैप्टर में जब तक आप 5 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, जब तक वो चैप्टर में नहीं, स्वयं आर्यभट्ट जी, कूलाम और जॉर्ज साइमन ओम, दुनिया के सब साइंटिस्टों को बिठा के, जैसे पंडित होते ना बीच में हवन होता है, 10 पंडित बैठे होते हैं, पूरे फिजिक्स के पंडित को ले आना, बनेगा तब जब एक बार खुद से ट्राई करोगे। अरे मैं कौन सा सर, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूं सर, कुछ भी नहीं हूं, उनकी कहानी को बस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ये है कि थोड़ा बहुत जितना आपको बता सकता हूं, क्योंकि कई बार आपसे भी मैं सीखता हूं, है ना, सिखा तो मैं किसी को नहीं सकता, बता ही सकता हूं कि ऐसा कुछ होता है, सीखना ना सीखना वो आपके ऊपर है। चलिए, कई लोग कहते हैं सर आपकी बातें समझ ही नहीं आती, क्या कह देते, which device help to maintain the potential difference across the conductor, which device help to maintain the potential difference across, तो बैटरी, अरे भाई कौन करता है, बैटरी तो ही मेंटेन करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस को,
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 2 नंबर में अगर ये आया, सुन लो कैसे सॉल्व करोगे। Q इज इक्वल टू होता है नहीं, अरे Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इज इक्वल टू क्यू बाई, चार्ज कितना है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 10 टू द पावर 19 बाय 1.6, एक जीरो ऊपर ले जाएंगे, 10/16, एक जीरो और ले लेते हैं, 10 टू द पावर 18, इसको कट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऐसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैल्यू, केवल रटी रटाई वैल्यू नहीं है, निकाल भी सकते हैं इसको। 2 नंबर में आ गया, फिर क्या करोगे, या छोड़ाएंगे सर या और वाला क्वेश्चन देखेंगे। इतने तो ऑप्शन गवर्नमेंट सब ऑप्शन दे है, वहां भी नहीं करेंगे सर, सप्लीमेंट्री होता है, रुक जाना नहीं, एक आध बार तो होगा, वो नहीं आएगा क्वेश्चन, समझ रहे। चलिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी यूज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन घुमाया जाता है सर, वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट होते हैं। वोल्ट मतलब बी अपॉन आई, बी अपॉन आई क्या होता है आर, रेजिस्टेंस की यूनिट है बी अपॉन, अरे भाई कई लोग गलत भी करके आ जाएंगे भाई, आर इज इक्वल टू होता है बी अपॉन आई, वोल्ट अपॉन एम्पियर किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, समझ रहे हो ना भाई। नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल अक्रॉस, ये तो अभी बात हो गई थी, 2 मार्क्स। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, बल्ब, 2 बैटरी है ना, अमीटर है और क्लोज की, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे बल्ब, ठीक है, 2 सेल, 1 2, अमीटर, अमीटर कैसे लगता है, इसमें बढ़िया सा एक अमीटर जोड़ देंगे, और एक क्या लगाना है क्लोज की, लो भाई करंट भी दिखाना है, चलो करंट भी दिखा दिया, हाँ प्लस माइनस, चल हाँ इकट्ठी मतलब, हाँ थोड़ा एक साथ में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है वैसे। आगे समझ में सर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या, यस। Why the heating elements is made allow rather than the metals, मतलब उस मेटल की जगह हम अलॉय की यूज करते हैं। सुन लो एक कहानी, सुन लीजिए जल्दी से कहानी। मेटल का रेजिस्टिविटी होता है कम, लेकिन उसी मेटल का अगर हम एलॉय बना लेते हैं, एलॉय मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इज नोन एज एलॉय। मेटल नॉन मेटल के अंदर शायद पढ़ा होगा। चलिए, कुछ नहीं कह सकते है ना, बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। What do we mean by say that the potential difference between the 2 points is 1 volt? तो भाई सीधा है, V is equal to W by Q, V is equal to W by Q, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलम। जब हम किसी उस चार्ज को, यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उसमें अगर वर्क डन कितना हो, 1 जूल वर्क डन हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल कहते हैं। मतलब 1 वोल्ट को डिफाइन करने की बात करें, देखो 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, तीनों डेफिनेशन ध्यान रखना। आप कोई भी सिंपल पेपर, स्पेशली मैं बात करूं सीबीएसई की, एमपी बोर्ड वाले तो कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ सीबीएसई के बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सैंपल पेपर देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आएंगे नहीं, आएंगे, ठीक है ना। जी सर, हेलो, छुट्टी अभी 15 मिनट बाद जी। Why it is not advisable handle electrical appliances with the hands, weight hands? क्यों ऐसा होता है? रुको भाई, देखो वाटर जो होता है जनरली, और जनरली वेट हैंड्स में, तो
हम अगर इसको वो करेंगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग बाय वेट हैंड्स। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क, 2 बल्ब हैं जिसपे एक पे मार्क किया गया है क्या भाई, अब लिख लिया करो है ना, केस 1 या बल्ब 1 ऐसा लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक पे पावर कितना है 100 वॉट, पोटेंशियल कितना है 220, P इज इक्वल टू होता है VI, I इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन V। P है 100, 220, एक जीरो कैंसिल, इसको कैलकुलेट कर लेना 5/11, हाँ या ना एम्पियर। दूसरे में दिया गया है P जो है 200 वॉट और 200 वोल्ट, करंट कितना है भाई 200 अपॉन 200, 1 एम्पियर। तो हैव अ टंगस्टन फिलामेंट्स ऑफ सेम लेंथ, तो क्या टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ होगा कि नहीं, बिकॉज भाई लेंथ ज्यादा है तो एक में करंट कम हो रहा है ना, तो नहीं होगा, ऐसा अलग अलग होगा करंट की वैल्यू। एंड विच ऑफ द 2 बल्ब्स हैव द थिकर फिलामेंट्स, किसका थिकर फिलामेंट, तो जिसमें करंट कम है रेजिस्टेंस ज्यादा तो वो थिन होगा, तो पहले वाले का क्या होगा थिन होगा, क्योंकि इसमें कम करंट फ्लो हो रहा है ना भाई, दूसरे में करंट क्या हो रहा है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा हम कह सकते हैं कि सपोज वी हैव द करंट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी आर इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन the number of electrons can flow easily through that particular area, so we can say that कि because resistance जो होता है वो obstruction होता है, कम obstruction होगा, इस तरीके से हम समझा सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज एसआई यूनिट सब जानते हैं, इसको मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द टेम्परेचर, ये सब तो फैक्टर अफेक्टिंग आ जाते हैं। अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मेनी लैंप्स आर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। पहले तो हमें ये बताओ, एक लैंप एक बल्ब है उस पे 40 वॉट लिखा है, कितना लिखा है, पी की वैल्यू कितना है 40 वॉट, उसके बाद उस पे वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, कैन साइमल्टेनियसली रन्स ऑन द लाइन। अब पहले करंट, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई इज पी इज इक्वल टू बी आई, तो आई इज इक्वल टू, अरे आई इज इक्वल टू पी अपॉन, नहीं होता क्या, P है 40, V कितना है 0.2 एम्पियर होगा, 0.2, हमें कितना एम्पियर मिल रहा है 5 एम्पियर। तो ऐसा एक लैंप यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा, एक यहां, कितने लगे हैं ऐसे 40 है, तो 5 लैंप में 1 एम्पियर, 5 लैंप में 1 एम्पियर, तो टोटल कितने लैंप लगे होंगे। नंबर ऑफ लैंप्स को ऐसा भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ लैंप्स को हम ऐसा कह सकते हैं 5/0.2, हाँ है ना, तो 25 लैंप हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, मतलब 5 एम्पियर से 25 लैंप को हम बहुत आसानी से विदाउट ओवरलोडिंग, हम ज्यादा कर देंगे तो वो फिर वो करंट कम हो जाएगा ना, उस चक्कर में फिर कई बार डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग, ये तो सब जानते हैं सीरीज वीरीज का। अ गीजर इज रेटेड, आपके पास एक गीजर है 1500 वॉट लिखा है, 220 वोल्ट से चल रहा है, अ गीजर इज कनेक्टेड टू 220, है ना, 250, then calculate current through the energy, है ना, in a 50 hours, 50 hours में कितना, and the cost of energy consumed by 2.25 per किलोवाट, समझ लीजिएगा किलोवाट आर। एक और इक्वेशन हम छोड़ रहे थे, किलोवाट आर, किलोवाट का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, 1 किलोवाट का मतलब होता है थाउजेंड्स वॉट, कितना होता है, और अगर इस 1 किलोवाट को 1 घंटे तक चलाएंगे, कितने आवर तक, 1 आवर तक, तो इसको बोला जाएगा किलोवाट आवर। क्या बोला जाएगा, तो 1 आवर मतलब कितना सेकंड, 1 आवर मतलब कितना सेकंड, 3600 ना, अरे कितना हो जाएगा
सेकेंड्स। तो इसको अगर हम इसको करें प्रॉपर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, कई बार आता है 1 किलो वाट आवर को किस में कन्वर्ट करो, जूल में। किस बात की हंसी आई भाई, मैंने जोक मारा क्या? चलिए 10-15 मिनट का और काम बचा है ना। अब इसमें कहा है गीजर, ठीक है, 220 वोल्ट से। अरे करवाऊं कि नहीं अभी, पर आगे नहीं कराऊंगा मैं कभी। जितने लोगों को जाना है 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बैग उठाएं और घर जाएं। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से उठाएं, नहीं तो फिर जब तक नहीं चलेगा जब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, चाहे 9 क्यों ना बज जाए, उसके बाद नहीं जाने दूंगा। यू हैव 1 मिनट। नहीं जाना किसी को, चलो समझ लो फिर ध्यान से। गीजर में कितना पावर दिया गया है, पी की वैल्यू कितना है, कितने वोल्टेज से जुड़ा है, करंट कितना आ रहा होगा। अरे आई इज पी इज इक्वल टू बी आई, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन भी। पी कितना है 1500, भी कितना है 250, कितनी बार जाएगा 6 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर होगा। अब करंट तो हमने मेजर कर लिया भाई, 250 वोल्ट से जोड़ा गया ना, तो इसने क्या क्या बोला था, करंट ड्रॉन द एनर्जी फ्रॉम कंज्यूम्ड। अब इसको कितने घंटे के लिए जोड़ा गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। अब 1 मिनट 1500 वॉट की जगह हमें कितने वॉट से करना पड़ेगा, 1000 वॉट से। 1500 से हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 वॉट। अब अगर 50 घंटे की बात करें तो इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें, किलो वॉट आर मतलब यूनिट्स अगर निकालें तो किलो वॉट आर यूनिट्स कैसे निकलती है समझ लीजिएगा। किलो वॉट्स आर में एनर्जी कैसे निकलती है, तो कितना रेटेड है 1500, किससे डिवाइड करो 1000 से, 1 किलो वॉट नहीं 1 मिनट 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होगा, नहीं सही तो है, इंटू किलो वॉट 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, या इंटू डायरेक्ट अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने रेट पे दिया जा रहा है, 1 यूनिट एनर्जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, और जितनी है उससे आएगा 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको प्लीज कैलकुलेट करिएगा, है ना, एक बार इसको एक बार जरूर कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, फ्यूज, बहुत काम का टॉपिक है, ये भी शायद हम डिस्कशन करना भूल गए थे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो किसके लिए यूज होती है, ओवरलोडिंग। अगर सर्किट के अंदर ज्यादा लोड आ रहा है तो एक पर्टिकुलर उसके बाद वोल्टेज के बाद वो क्या करेगा, हीट होके मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे कि सर्किट हमारा डैमेज होने से बच जाएगा, जिसको हम फ्यूज कहते हैं। जनरली किसका यूज करते हैं हम बनाने के लिए, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कॉपर का नहीं करते भाई, कॉपर एलॉय का यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर का तो लो रेजिस्टिव है ना, वो बर्न ही नहीं होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो ऐसे मटेरियल का हम यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो और रेजिस्टेंस हाई हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, ठीक है ना। ये अभी हम बात करी है सीरीज पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। कितने लोगों ने जब मैंने ये सीट दी थी तो प्रैक्टिस की थी फिजिक्स की दिए थे ना वर्कशीट, नहीं दिए थे, केमिस्ट्री की दिए थे ना, अब तो फिजिक्स की भी दिए होगे, नहीं दी थी, चलो कोई बात नहीं, उसी के क्वेश्चन है, पूरे वर्कशीट के क्वेश्चन है। देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जब प्लस प्लस टर्मिनल माइनस माइनस टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से करंट वहीं के वहीं और सर्किट हो जाता है शॉर्ट। कई बार होता है ना एक ही वायर में दोनों कर देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया।
और ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब जितना करंट आना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में करंट आ जाएगा, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। एक बार सिस्टमेटिक आंसर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, खत्म हो जाए, चलो बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। वैसे तो ये खत्म ही हो गए दो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, है ना, इसमें दिखेगा ही। और ये कल मुझे सॉल्व चाहिए, ठीक है ना। अभी कोई नहीं जाएगा, है ना।